सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के द्वारा उठाए गए कदमों ने 2026 की शुरुआत में एक गंभीर संवैधानिक और कानूनी संकट का रूप ले लिया है। 29 जनवरी 2026 को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का संवर्धन विनियमन 2026 के क्रियान्वयन पर लगाया गया अंतरिम स्थगन केवल एक प्रशासनिक रोक नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र भारत के शैक्षणिक इतिहास में समानता, भेदभाव और समावेशिता के परिभाषाओं पर चल रहे गहरे संघर्ष का प्रतिबिंब है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोय माल्या बागची की खंडपीठ ने इन विनियमों को अस्पष्ट और समाज को विभाजित करने में सक्षम करार देते हुए इन्हें फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिससे देश भर के विश्वविद्यालयों में नीतिगत अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यूजीसी द्वारा 13 जनवरी 2026 को अनुसूचित उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता का संवर्धन विनियमन का विकास कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये पिछले एक दशक के छात्र आंदोलनों और न्यायिक हस्तक्षेपों का परिणाम था। इस नीतिगत ढांचे की आधारशिला 2019 में रखी गई थी, जब रोहित वेमुला हैदराबाद विश्वविद्यालय और पायल तड़वी BYL नायर अस्पताल मुंबई की माताओं राधिका वेमुला और अबेदा सलीम तड़वी ने उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका यानी कि PIL दायर की थी। इन दोनों छात्रों ने कथित तौर पर परिसरों में व्याप्त संस्थागत जातिवाद और भेदभाव के कारण आत्महत्या कर ली थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यूजीसी के 2012 के मौजूद नियम केवल कागजी शेर बनकर रह गए हैं और भेदभाव को रोकने के लिए कोई ठोस निगरानी तंत्र मौजूद नहीं है। जनवरी 2025 में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने यूजीसी को फटकार लगाते हुए कहा कि समानता के नियम केवल प्रतीकात्मक इशारे नहीं होने चाहिए। न्यायालय ने यूजीसी को आदेश दिया कि वो भेदभाव के मामलों पर डेटा प्रस्तुत करे और एक मजबूत और प्रभावी तंत्र विकसित करे। इसी दबाव के तहत यूजीसी ने फरवरी 2025 में नए नियमों का मसौदा जारी किया, जिससे हितधारकों की प्रतिक्रिया के बाद जनवरी 2026 में अंतिम रूप दिया गया। 2026 के विनियमों का मुख्य उद्देश्य 2012 के पुराने और कमजोर ढांचे को पूरी तरह से बदलना था। जहां 2012 के नियम मुख्य रूप से सलाहकार प्रकृति के थे, वहीं 2026 के नियमों ने समानता को एक अनिवार्य अनुपालन मुद्दा यानी कि कंप्लायंस इशू बना दिया। विश्लेषण ये दर्शाता है कि 2026 का ढांचा अत्यधिक केंद्रीकृत और दंडोन्मुख यानी कि प्यूनिटिव है। इसमें समानता दस्तों इक्विटी स्क्वाड्स की अवधारणा पेश की गई थी, जिन्हें परिसरों में संवेदनशील स्थानों का लगातार दौरा करने और भेदभाव की घटनाओं की निगरानी करने का अधिकार दिया गया था। मुख्य रूप से मृत्युंजय तिवारी, BHU शोधकर्ता, विनीत जिंदल अधिवक्ता और राहुल दीवान ने विनियमों की संवैधानिक वैधता को अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध और अनुच्छेद 21 जीवन और गरिमा का अधिकार के आधार पर चुनौती दी है। विवाद का सबसे बड़ा बिंदु विनियम 3C है, जो जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित करता है। विनियम 3C के अनुसार जाति आधारित भेदभाव का अर्थ केवल अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के सदस्यों के खिलाफ उनकी जाति के आधार पर किया गया भेदभाव है। याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह है कि यह परिभाषा एक अपुष्ट धारणा पर आधारित है कि जातिगत भेदभाव केवल एक दिशा यानी यूनिडायरेक्शनल में होता है। विनीत जिंदल की याचिका में तर्क दिया गया कि यह वर्गीकरण औपनिवेशिक काल के आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 की तरह दोषपूर्ण है, क्योंकि यह पहले से ही मान लेता है कि जातियां हमेशा पीड़ित होंगी और अन्य हमेशा शोषक। याचिकाकर्ताओं ने परिसरों में बढ़ते ध्रुवीकरण का हवाला देते हुए कहा कि सामान्य वर्ग के छात्र भी अक्सर अपनी जाति के कारण अपमान, शत्रुता और बहिष्करण का सामना करते आए हैं, लेकिन 2026 के नियम उन्हें किसी भी प्रकार की संस्थागत सुरक्षा या शिकायत निवारण का अधिकार देते ही नहीं हैं। न्यायालय ने चिंता जताई कि सुरक्षा का यह चयनात्मक ढांचा यानी कि सिलेक्टिव फ्रेमवर्क समाज में वैमनस्य पैदा कर सकता है और वास्तव में समानता को बढ़ावा देने के बजाय विपरीत भेदभाव यानी कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को वैध बना सकता है।
29 जनवरी 2026 की सुनवाई के दौरान खंडपीठ की टिप्पणियां अत्यंत तीखी थी। न्यायालय ने विनियमों की भाषा को पूरी तरह अस्पष्ट करा दिया और चेतावनी दी कि यदि इन्हें वर्तमान स्वरूप में लागू किया तो इन्हें बहुत ही व्यापक और खतरनाक परिणाम होंगे। न्यायालय का तर्क था कि शैक्षणिक संस्थानों को समाज का एक छोटा रूप होना चाहिए जहां एकता का प्रतिबिंब हो, न कि वह स्थान जहां छात्रों को उनकी जात के आधार पर खानों में विभाजित किया जाए। खंडपीठ ने सवाल किया कि क्या हम पिछले 75 वर्षों में एक जात विहीन समाज की ओर की गई प्रगति से पीछे हटकर एक प्रतिगामी समाज यानी कि रिग्रेसिव सोसाइटी की ओर बढ़ रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने झूठी शिकायतों यानी कि फॉल्स कंप्लेंट्स के खिलाफ सुरक्षा उपायों के अभाव पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। रोचक तथ्य यह है कि फरवरी 2025 के मसौदा विनियमों को झूठी शिकायतों के लिए दंड का प्रावधान शामिल था, लेकिन जनवरी 2026 में अधिसूचित अंतिम संस्करण में इसे रहस्यमय ढंग से बिल्कुल हटा ही दिया गया। न्यायालय ने कहा कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति में इन विनियमों का उपयोग अकादमिक प्रतिद्वंद्विता या व्यक्तिगत प्रतिशोध